नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 14 नवंबर 2025 के कुछ सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 1 है और इसे खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बनाया गया है। हो सकता है कि इनमें से कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। आज हमारे पास तकनीक, पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प विषय हैं। तो चलिए इस पर एक गहरी नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रेलवे की एक नई पहल की। दृष्टि नाम का एक नया एआई आधारित सिस्टम लगाने की बात हो रही है। ये असल में है क्या? देखिए, दृष्टि जो है वो असल में एक एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, खास खासतौर पे मालगाड़ियों के लिए। मालगाड़ियों के लिए मतलब? हाँ, इसका पूरा नाम है ड्राइविंग रेलवे ऑपरेशंस विद सेफ्टी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका मुख्य काम है चलती हुई मालगाड़ियों में ये देखना कि किसी डिब्बे का दरवाजा खुला तो नहीं है या उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि इससे तो चोरी और सुरक्षा दोनों का खतरा रहता होगा। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो दृष्टि इसी का समाधान है। और मैंने पढ़ा कि इसे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर बनाया है। जी हाँ। तो ये काम कैसे करता है? मतलब क्या हर डिब्बे पर कोई कैमरा लगा होता है? नहीं, इसका तरीका और भी स्मार्ट है। ये सिस्टम ट्रैक के पास कुछ खास जगहों पर लगाया जाता है। जब ट्रेन वहां से गुजरती है तो इसके एआई पावर्ड कैमरास और सेंसर्स हर डिब्बे की मतलब दरवाजों की तस्वीरें ले लेते हैं। और फिर इसका सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग पर काम करता है, वो तुरंत विश्लेषण करके पता लगा लेता है कि कोई गड़बड़ी है या नहीं। तो मतलब ट्रेन को रोकने की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। और अगर कोई भी दरवाजा खुला मिलता है तो ये तुरंत कंट्रोल रूम को एक ऑटोमेटेड अलर्ट भेज देता है। ये तो कमाल है। इससे तो समय और मैनुअल मेहनत दोनों बचेंगे। और सुरक्षा भी बढ़ेगी। ये भारत की जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है उसके लक्ष्यों से भी जुड़ता है। सही। जिसका एक बड़ा मकसद लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना है। हाँ। अभी हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का करीब 14% है, जो बहुत ज्यादा है। और इसे 8% तक लाने का लक्ष्य है। बिल्कुल, और दृष्टि जैसी तकनीकें इसी में मदद करेंगे। जब हमारी लॉजिस्टिक्स बेहतर होगी तो हमारे बिजनेस, खासकर एमएसएमईज, दुनिया के बाजार में बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। और शायद इसी सोच के साथ सरकार ने हाल ही में निर्यात प्रोत्साहन मिशन को भी मंजूरी दी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। अब तक क्या था कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी अलग अलग योजनाएं थीं। ये मिशन उन सबको एक साथ लाता है, एक इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत ढांचा बनाता है। और इसका बजट भी काफी बड़ा है, करीब 25,000 करोड़ रुपए। जी, और ये 2031 तक चलेगा। इसका खास ध्यान एमएसएमईज, पहली बार निर्यात करने वालों और श्रम गहन क्षेत्रों पर है, जैसे कि कपड़ा, चमड़ा और रत्न और आभूषण। बिल्कुल, जहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें 2 उपयोजनाएं भी हैं, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। इनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, निर्यात प्रोत्साहन का मुख्य उद्देश्य है एमएसएमईज को आसानी से और कम ब्याज पर व्यापार के लिए वित्त यानी फाइनेंस उपलब्ध कराना, जो उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होती है। सही पकड़ा। और निर्यात दिशा उन्हें गैर वित्तीय सहायता देगी, जैसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे सुधारें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी ब्रांडिंग कैसे करें और लॉजिस्टिक्स को कैसे बेहतर बनाएं। तो कुल मिलाकर ये एक ज्यादा फोकस्ड अप्रोच है। हाँ, बिखरी हुई योजनाओं की जगह एक असरदार योजना। अच्छा, इन सब बिजनेस और लॉजिस्टिक्स को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर भी भारत में एक दिलचस्प इनोवेशन हुआ है। देश की पहली MWH स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी। ये नाम सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। ये वेनेडियम बैटरी आखिर है क्या? चलिए इसे आसान बनाते हैं। हम सब लिथियम आयन बैटरी के बारे में तो जानते ही हैं। हाँ, जो हमारे फोन और लैपटॉप में होती हैं। वेनेडियम फ्लो बैटरी या VRF भी एक अलग तरह की बैटरी है। इसमें ऊर्जा स्टोर करने के लिए वेनेडियम नाम के तत्व का एक तरल घोल इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये लिथियम बैटरी से अलग या बेहतर कैसे है? इसके 2 सबसे बड़े फायदे हैं। एक, इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, करीब 20-25 साल। दूसरा और सबसे जरूरी, आप इसका साइज बढ़ाकर जितनी चाहें उतनी ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं।
मतलब बस तरल वाले टैंक को खड़ा करना है? बिल्कुल। MWH स्केल यानी मेगावाट घंटा स्केल का मतलब ही यही है कि ये बैटरी अब इतनी बड़ी है कि ये पूरे शहर के पावर ग्रिड को सपोर्ट कर सकती है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी ही जैसे सौर और पवन ऊर्जा के लिए बहुत काम की होगी? ये उसके लिए गेम चेंजर है। जब सूरज नहीं चमक रहा हो या हवा नहीं चल रही हो, तब ये बैटरी ग्रिड को पावर दे सकती है। समझ गया। तो हमने लॉजिस्टिक्स, व्यापार और ऊर्जा, इन तीनों में तकनीक का इस्तेमाल देखा। चलिए अब तकनीक से हटकर पर्यावरण की ओर देखते हैं। खबर है कि उत्तराखंड में हिमालयी काले भालू ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह सीधे तौर पर अनियमित मौसम से जुड़ी है। अनियमित मौसम से कैसे? ये भालू सर्दियों में हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन जब सर्दियां उतनी ठंडी नहीं होती या मौसम बदलता रहता है तो उनका ये प्राकृतिक चक्र टूट जाता है। अच्छा। और जब वो ठीक से सो नहीं पाते तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और भोजन की तलाश में इंसानी बस्तियों की तरफ आ जाते हैं। ये तो क्लाइमेट चेंज का एक सीधा और खतरनाक असर है। बिल्कुल। और इन भालुओं की संरक्षण स्थिति क्या है? क्या इन पर पहले से ही कोई खतरा है? हाँ, इनकी IUCN स्थिति वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित? जी, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लिस्ट में इन्हें उन जानवरों में रखा गया है जिनके भविष्य में विलुप्त होने का खतरा है। और ये मानव पशु संघर्ष सिर्फ भालुओं तक ही सीमित नहीं है। जी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से भी एक दुखद खबर आई। हाँ, जहां बाघ के हमले में किसान की जान चली गई। यह एक और उदाहरण है कि कैसे इंसानी जरूरतें और वन्य जीवों के घर एक दूसरे के रास्ते में आ रहे हैं। पीलीभीत रिजर्व के बारे में कुछ और बताइए, ये कहाँ है? यह तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। इसे ऐसे समझें कि यह हिमालय की तलहटी में फैला एक लंबा हरा भरा गलियारा है जो नेपाल से लेके भारत तक जाता है। अच्छा। यह बाघों और हाथियों जैसे बड़े जानवरों के लिए घूमने फिरने का एक बहुत जरूरी रास्ता है। जब इस गलियारे में इंसानी दखल बढ़ता है तो ऐसे संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो हम एक तरफ अपने इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में खबर है कि ओमान ने यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद में एक सीट हासिल की है। जी, और ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये दिखाता है कि ओमान अपने पर्यावरण को बचाने के लिए काफी गंभीर है। यूपीएससी के लिहाज से ओमान की भौगोलिक स्थिति पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल, ये अरब प्रायद्वीप पर है और इसकी सीमाएं UAE, सऊदी अरब और यमन से लगती हैं। सबसे खास बात यह है कि ये हॉर्मूज जलडमरू मध्य के पास स्थित है, जो फारस की खाड़ी का मुहाना है। हाँ, और दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग मार्गों में से एक है। हम पृथ्वी पर जीवन बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? रेयर अर्थ हाइपोथेसिस यानी दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना आजकल फिर से चर्चा में है। ये क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सोच है। ज्यादातर वैज्ञानिक औसतता के सिद्धांत को मानते हैं, जिसका मतलब है कि पृथ्वी कोई खास नहीं है और ब्रह्मांड में इसके जैसे लाखों ग्रह होंगे। हाँ, जहाँ जीवन पनप सकता है। लेकिन रेयर अर्थ हाइपोथेसिस इसका ठीक उल्टा कहती है। ये मानती है कि ब्रह्मांड में बैक्टीरिया जैसा सूक्ष्म जीवन तो बहुत जगह हो सकता है, लेकिन पृथ्वी जैसा जटिल जीवन, हाँ, पेड़ पौधे, जानवर और इंसान, ये लगभग असंभव है। ऐसा क्यों? क्या शर्तें हैं जो पृथ्वी को उतना खास बनाती हैं? इसके लिए कई चीजों का एक साथ होना जरूरी है, जैसे हमारी आकाशगंगा के सही हिस्से में होना, हमारे सूरज जैसे एक स्थिर तारे का होना, पृथ्वी का सही आकार और उसकी टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि, और सबसे जरूरी, हमारे पास एक बड़ा चांद है जो पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखता है। अच्छा। ये परिकल्पना कहती है कि इन सभी चीजों का एक साथ मिलना इतना दुर्लभ है कि शायद हम ब्रह्मांड में अकेले ही हैं। तो ये एक तरह से फर्मी पैराडॉक्स का भी एक जवाब है कि अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो हम अब तक किसी एलियन सभ्यता से मिले क्यों नहीं? बिल्कुल, ये थ्योरी कहती है कि हम किस लिए नहीं मिले, क्योंकि कोई है ही नहीं। अगर ये सच है तो ये हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ा देता है कि हम इस ग्रह को बचा कर रखें। सही कहा। ये पृथ्वी को एक सामान्य ग्रह से उठाकर एक असाधारण और कीमती जगह बना देता है। और बात जब जीवन की हो तो हमारे अपने शरीर के अंदर भी जीवन बहुत नाजुक है। मोटर न्यूरॉन रोग यानी MND हमें यही याद दिलाता है। हाँ, हाल ही में इससे जुड़ी एक बहुत उम्मीद भरी खबर आई है। वैज्ञानिकों ने एक नई थेरेपी विकसित की है। लेकिन पहले ये मोटर न्यूरॉन रोग है क्या? इसे ALS या लू गेरिग रोग भी कहते हैं।
सही? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी में मौजूद मोटर न्यूरॉन्स यानी वो नसें जो मांसपेशियों को चलने फिरने का संदेश देती हैं। बिल्कुल, वो नसें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। जब ये न्यूरॉन्स मर जाते हैं तो दिमाग का संदेश मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाता और धीरे धीरे शरीर का हिलना डुलना बंद हो जाता है। और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है? नहीं। तो ये नई थेरेपी क्या करती है? खबर में लिखा है कि ये जहरीले प्रोटीन को साफ करती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस बीमारी में कोशिकाओं के अंदर कुछ प्रोटीन गलत तरीके से जमा होकर जहरीले हो जाते हैं जो न्यूरॉन्स को मार देते हैं। ये नई थेरेपी एक तरह का डिस्पोजल सिस्टम है जो कोशिकाओं के अंदर जाकर इन जहरीले प्रोटीनों को पकड़कर खत्म कर देती है। ये तो बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। हाँ, ये अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन अगर ये काम करती है तो ये MND के इलाज में एक क्रांति हो सकती है। चलिए, अब स्वास्थ्य से जुड़े एक और विषय पर बात करते हैं। विटामिन डी पर हुई एक नई स्टडी काफी दिलचस्प है। इसमें पाया गया कि इसकी सही खुराक दिल के दौरे के खतरे को 52% तक कम कर सकती है। हाँ, और इस स्टडी की खास बात है व्यक्तिगत खुराक यानी पर्सनलाइज्ड डोसेज। विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, हमारी हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें धूप से मिलता है। धूप से और कुछ खाद्य पदार्थों से भी। इस स्टडी में मरीजों के खून की नियमित जांच की गई और उन्हें उतनी ही खुराक दी गई जितनी उनके शरीर को जरूरत थी। नतीजा ये हुआ कि बार बार होने वाले दिल के दौरे का खतरा आधे से भी कम हो गया। तो मतलब एक साइज सबके लिए फिट नहीं होता वाली कहावत स्वास्थ्य पर भी लागू होती है। बिल्कुल। ये तो ही इंसानी स्वास्थ्य की बात, लेकिन क्या पौधों के भी अधिकार होते हैं? हमारा आज का आखिरी विषय इसी से जुड़ा है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण यानी PPV एंड FARA। जी, कृषि मंत्री ने इसके कानून में संशोधन की बात की है। ये प्राधिकरण करता क्या है? ये एक बहुत जरूरी संस्था है जिसे 2005 में कानून के तहत बनाया गया था। इसे आप पौधों के लिए एक पेटेंट ऑफिस जैसा समझ सकती हैं। पेटेंट ऑफिस? हाँ, जैसे कोई लेखक अपनी किताब पर कॉपीराइट लेता है, वैसे ही जो किसान या वैज्ञानिक एक नई किस्म का पौधा उगाता है, ये अथॉरिटी उसे उस पर बौद्धिक संपदा का अधिकार देती है। अच्छा, तो इससे फायदा क्या होता है? इससे दो मुख्य फायदे होते हैं। एक, ये बड़ी बीज कंपनियों और वैज्ञानिकों को नई और बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दूसरा, और ये बहुत खास है, यह किसानों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। किसानों के अधिकार जैसे? किसान अपनी उगाई हुई फसल के बीजों को बचा सकते हैं, उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ तक कि दूसरे किसानों के साथ साझा या बेच भी सकते हैं। अच्छा। ये किसानों के पारंपरिक ज्ञान और अधिकारों को एक तरह से मान्यता देता है। तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने रेलवे के AI से लेकर ब्रह्मांड में जीवन की तलाश तक कई विषयों पर बात की। बिल्कुल, और इन सभी अलग अलग विषयों में एक धागा है नवाचार। चाहे वो दृष्टि सिस्टम हो, वेनेडियम बैटरी हो या MND थेरेपी हो, हर जगह हम विज्ञान के जरिए जटिल प्रणालियों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में विचार करने की एक बात, आज हमने पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों की बात की, हमने इंसानों के स्वास्थ्य के अधिकारों की बात की। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब AI और भी ज्यादा उन्नत हो जाएगा, तो क्या हमें डिजिटल अधिकारों के एक नए ढांचे के बारे में भी सोचना होगा, न केवल इंसानों के लिए बल्कि उन AI सिस्टम के लिए भी जिन्हें हम बना रहे हैं। हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये बातचीत जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।